नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MKSM टेक गाइड के ऊपर, जहां पर हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी तक दे चुके हैं। और अभी हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको ITI का जो पूरा सिलेबस होता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसका ये पहला वीडियो है जहां पर हम आपको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल का काम करते टाइम पे या फिर इलेक्ट्रिकल का जो वर्कशॉप होता है या कोई भी फैक्ट्री जहां पर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम कर रहे हो, वहां पे आपको क्या क्या खतरे हो सकते हैं और एक्सीडेंट्स होने के बाद में आपको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको पूरा कवर करते जाएंगे कि सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे दुर्घटना के बारे में, यानी कि दुर्घटना क्या होती है और इससे किस तरीके से बचा जाए। तो कोई भी फैक्ट्री होती है या फिर कोई भी वर्कशॉप होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य होते हैं, उनके अंदर आपको जो भी इंसिडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं और उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो देखिए, पहले आपको यह समझना है कि दुर्घटना क्या होती है, यानी कि कोई भी एक ऐसी आकस्मिक घटना जिसमें किसी जान या माल का खतरा होता है या फिर माल का नुकसान होता है। ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं उनको जो है हम दुर्घटना बोल देते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, आप देखिए, एक होता है इंसिडेंट और एक होता है एक्सीडेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई भी घटना जो आपके बिना चाहे घटित हो गई उसको हम इंसिडेंट कहेंगे, अगर उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि एक होता है घटना, इसको हम घटना बोलेंगे, और इसमें बोलेंगे दुर्घटना। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी एक ऐसी आकस्मिक कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो जाता है जहां पे कुछ भी नुकसान होता है या फिर कुछ भी अनचाहा हो जाता है, उसको हम घटना बोलते हैं। और अगर उसके अनचाहे होने के दौरान आपका कोई भी नुकसान, किसी मशीन का नुकसान, किसी टूल का नुकसान, आपकी बॉडी का नुकसान, इस तरीके का कोई भी नुकसान होता है तो उसको हम दुर्घटना बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि दुर्घटना क्या है। देखिए, कोई भी आकस्मिक ऐसी कोई घटना जिसके अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी का भी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, तो वो हमारे लिए एक दुर्घटना होगी। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि जो एक्सीडेंट होते हैं यानी जो दुर्घटना होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। देखो, एक्सीडेंट जो के अंदर ये तो कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो नुकसान देखो क्या हो सकता है। पहले हम जो है हमारी बॉडी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर दो तरीके के नुकसान होते हैं, एक एक्सटर्नल डैमेज होता है, एक इंटरनल डैमेज होता है। ठीक है, और ये जो दोनों ही डैमेज होंगे वो या तो मेजर हो सकते हैं या माइनर हो सकते हैं, या तो कम नुकसान हो सकता है या ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर मेजर नुकसान हुआ तो क्या होगा, हो सकता है आदमी मर जाए, मतलब फेटल हो जाए, या फिर कुछ डिसेबिलिटी आ जाए, मतलब किसी पार्ट का काम करना बंद कर दे। ठीक है, और जो पार्ट का काम करना बंद करेगा वो भी दो टाइप का हो सकता है। देखिए, ये वो टेम्परेरी नुकसान हो सकता है या परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसे हाथ कट गया। ठीक है, वो डिसेबिलिटी, हाथ अब काम नहीं करेगा, और हाथ जो कटा वो टेम्परेरी नुकसान नहीं हुआ, वो परमानेंट ही डैमेज हो गया। अब जो टेम्परेरी डैमेज होते हैं वो देखो, ये कुछ पार्शियल हो सकते हैं या फिर टोटल पार्टी डैमेज हो सकता है। जैसे हाथ है, हाथ का कहीं कोई हिस्सा टूट गया, अंगुली टूट गया, तो ये इस तरीके का पार्शियल होता है। और अगर टोटल पूरा हाथ ही टूट गया तो पूरा खत्म है, टेम्परेरी नुकसान है। अगर परमानेंट डैमेज हुआ है तो मतलब परमानेंट भी क्या हो सकता है कि छोटा पार्ट परमानेंट डैमेज हो सकता है या पूरा का पूरा पार्ट ही परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर जो है इंसिडेंट, जो भी एक्सीडेंट होगा उसके अंदर जो है प्रभाव आते हैं, समझ रहे। तो इंटरनल डैमेज हो सकता है, जैसे बॉडी के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया, या बॉडी के बाहर का कोई पार्ट, जैसे बाहर से खरोच लगा है तो वो एक्सटर्नल डैमेज है, और अंदर से कहीं नुकसान हो गया, जैसे कोई गैस इनहेल कर लिया, पेट के अंदर अल्सर हो गया, कुछ और हो गया, तो इस तरीके का जो डैमेज होता है वो इंटरनल डैमेज होता है। उसके बाद में देखिए, दुर्घटनाएं जितनी भी होंगी उनके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। उन कारणों को हम सबसे पहले जान लेंगे तो उनके ऊपर हमको प्रिवेंट रहना पड़ेगा कि क्या क्या संभावनाएं होती हैं किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में जो है एक्सीडेंट होने के। इसमें सबसे पहला कारण आता है असावधानी। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप जानकार नहीं है उसके, फिर भी आप काम करे जा रहे हो, तो ऐसी जो
आपके द्वारा एक्टिविटी होंगी वो असावधानी के कारण जो होंगी वो एक्सीडेंट का मुख्य कारण बनती हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको काम करने में रुचि नहीं है, फिर भी आप बैठे हुए कर रहे हो। कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है, ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना होती है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ठीक से मन लगा के काम नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट आप गलती कर देंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। उसके बाद में देखिए जल्दबाजी की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। जल्दबाजी की वजह से क्या होता है कि आदमी कुछ जुगाड़ करता है या फिर कुछ इस तरीके से टूल को यूज कर लेता है या फिर कुछ ऐसे सिस्टम को यूज कर लेता है कि भाई जल्दी से निपटाओ, घर जाना है। ऐसे केस में क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और वो गलती दुर्घटना का कारण बन जाती है। काम का नॉलेज नहीं होना, लैक ऑफ नॉलेज सबसे मेन कारण है। किसी को पता नहीं है कौन सी मशीन कैसे चलानी है, कौन सा पीपी यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, इसके ऊपर मेंटेनेंस करने का सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्या सावधानी रखी जानी चाहिए थी, वो सब का पता नहीं होने की वजह से आप क्या करेंगे, कोई ना काम करेंगे और गलती कर बैठेंगे। उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको भुगतना पड़ता है, साथ वाले को भुगतना पड़ता है और जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उस मशीन का भी आप डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए उत्सुकता जो होती है ना, कि कार्य करने की क्यूरियोसिटी होती है कि ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, और ऐसे में क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपसे गलती हो जाती है। मानव का स्वभाव है, वो एक्साइटेड रहता है, एक्साइटेड रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगा, तो ऐसे केस में जो कारीगर होता है वो कुछ भी जल्दबाजी करके दुर्घटना का अंजाम दे देता है। उसके बाद में देखिए अगर आपके टूल्स प्रॉपर नहीं हैं तो ऐसे केस में भी एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कहीं टूल टूट जाता है, शरीर के किसी पार्ट में घुस जाता है, जैसे ग्राइंडर का ब्लेड टूट गया, घुस गया, ग्राइंडर का ब्लेड सही नहीं था, चलाओगे टूट जाएगा। किसी हैमर का हैंडल सही नहीं है, टूटेगा, किसी और के ऊपर जाके गिरेगा, उसका सिर फोड़ देगा या खुद के ऊपर नुकसान हो जाएगा। या कोई धारदार चीज़ है जो आप काम में ले रहे हो, उस टाइम पे उसके ऊपर ग्रिप नहीं है, ग्रिप नहीं होने की वजह से वो टूट जाएगा और आपकी बॉडी में भी घुस सकता है। तो टूल्स जो हैं वो काम करते टाइम पे प्रॉपर होने चाहिए। अगर टूल्स प्रॉपर यूज करोगे तो नुकसान होने का चांस या दुर्घटना होने के चांस भी कम होते हैं। उसके बाद में देखिए अगर आपका जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे अनसेफ लेआउट बना हुआ है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, किधर से आ रहा है, किधर से जाना है, कि गाड़ी का रास्ते में गाड़ी नहीं जा रहा, कहीं से भी गाड़ी बैक हो जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप हर जगह पे हर चीज़ का ध्यान नहीं रख पाएंगे और या तो अपनी वजह से या दूसरे की वजह से कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी स्थिति में होती है। तो आप जिस भी जगह पे काम करें वहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैनर्स होने चाहिए, मतलब सभी चीज़ों को रखने का, आने का, जाने का, वस्तुओं को काम में लेने का। तो अगर ऐसा लेआउट बना के या फिर कहीं पे भी फैक्ट्री में काम करेंगे तो जहाँ पे अगर आपको लेआउट अच्छा मिलेगा तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे काम करने के लिए, आपके मन में डर कम रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से गिर जाए कुछ पता नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। उसके बाद में देखिए अगर आप जिस भी एरिया में जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो कौन सी चीज़ किसी में उलझ जाती है और उसकी वजह से कोई दूसरा चीज़ डैमेज हो जाता है और ऐसे वजह से जो है एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे साफ सफाई अगर रखेंगे तो वहाँ साफ सफाई की वजह से आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, काम कर रहे हो, काम करने में आपका डिसिप्लिन नहीं है, कभी कुछ भी कर दे रहे हो, ना आने का टाइम फिक्स है ना जाने का टाइम फिक्स है, ऐसे केस में आप जल्दबाजी करते हो। डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आप हंसी मजाक में काम टाल देते हो या फिर हंसी मजाक में ले लेते हो, कोई भी काम को सीरियस नहीं लेते। ऐसे केस में क्या होगा कि आप सीरियस होंगे नहीं काम के लिए तो आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ गलती कर देंगे जिसकी वजह से एक दुर्घटना हो जाएगी। तो आपको अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखे होंगे जैसे पुलिस वाले होते हैं वो कितने डिसिप्लिन रहते हैं, ड्रेस कोड उनका होता है, काम करने का तरीका होता है, हर चीज़ के लिए उनका एक सिस्टमेटिक मैनर्स होता है, इसी वजह से वो सही काम को सही तरीके से अंजाम दे पाते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रिशियन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना डिसिप्लिन बना के रखे। डिसिप्लिन बना के रखेगा तो एक्सीडेंट की वजह से जो नुकसान होते हैं उनसे कम हो सकता है या फिर एक्सीडेंट नहीं के बराबर होंगे। उसके बाद में देखिए अनसेफ ड्रेस, यानी कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े भी बहुत मायने रखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, क्योंकि कुछ भी
कैसे भी कपड़े पहन लेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है, कहीं पे भी फैक्ट्री में काम करते टाइम पे किसी के अंदर कोई कपड़ा उलझ जाता है या फिर कहीं कोई कपड़ा घिस जाता है, तो ऐसे केस में जो है वो आपका नुकसान होने का चांसेस होता है। क्योंकि कपड़े अगर आप सही पहनेंगे तो आप सही से अपना टूल्स रख पाएंगे, सही से अपना जो है आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस रहता है कि सही कपड़े पहनने से आप काम सही कर पाते हैं। क्योंकि जो पीपीज होती हैं या फिर जो भी आपके पास टूल होंगे जो भी, उसको यूज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर मान लो नाइट में काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लाइटिंग का ध्यान आप प्रॉपरली रखते हो तो वहां पे क्या होगा कि आपको सारी चीजें दिखेंगी। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से दिखेंगी तो आपको काम करने में आसानी होगी, काम आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, समझ के कर पाएंगे। अगर आपको कोई चीज दिख नहीं रही है तो आप क्या करेंगे, अंधविश्वास में काम करेंगे, अंधेरे में जो भी होगा फिर परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो है आप जिस भी एरिया पे काम कर रहे हो वहां पे लाइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि लाइटिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो आपके जो है काम आसान हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके बाद में देखिए, आपको अगर कोई स्पेशल काम कर रहे हैं, जैसे किसी गैस को हैंडल कर रहे हैं या फिर किसी हैजर्ड्स या टॉक्सिक मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो रेगुलर तरीके हैं काम करने के उनसे काम नहीं चलेगा। कोई विस्फोटक सामग्री है या फिर कोई भी ऐसा जो चीज़ जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है या फिर विस्फोटक या कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल को आप हैंडल कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको स्पेशल पीपीज यूज करना पड़ेगा, स्पेशल सावधानी रखनी पड़ेगी, स्पेशल आपको उसकी टेक्निक्स समझनी पड़ेंगी, उसके बाद में ही वो काम करेंगे। तो ऐसे केस में जो है आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपकी स्थिति सही नहीं होती, आप बीमार स्थिति में होते हैं, काम का प्रेशर होता है, क्लाइंट के काम का प्रेशर होता है, या फिर आपका ही खुद का इच्छा नहीं होती, तो थकान की अवस्था में या फिर बीमारी की अवस्था में जो है आप काम से बचिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपसे कोई ना कोई गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, अगर आप थकान की स्थिति में हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपना पूरा 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नुकसान अगर हुआ तो एक्सीडेंट निश्चित है, मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो कोई नुकसान निश्चित है। ठीक है, तो इस स्थिति से बचिए। अगर आप सही स्थिति में नहीं है, आप थके हुए हैं, काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में आप कोशिश कीजिए कि आप काम नहीं करें। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हम जो भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल के जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से हो सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी कार्य करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में मोस्टली इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की होते हैं। यानी कि आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिकल आपको झटका लगेगा, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के वायर के खुद टच में आ सकते हैं, या फिर आप के ऊपर वायर गिर सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल के जो एक्सीडेंट होंगे वो आपको देखो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर से आप डायरेक्ट टच में आ जाते हो, मतलब कि कोई वायर को या तो आप छू लेते हो या फिर कोई वायर आपके ऊपर गिर जाता है। तो ऐसे केस में जो शॉक लगेगा वो होता है डायरेक्ट शॉक। एक होता है इंडक्शन की वजह से शॉक, यानी कि या फिर जैसे बादलों की बिजली गिर जाती है, वो होता है इनडायरेक्ट शॉक। तो ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट शॉक आपको लग रहा है तो वहां पे आप जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर उससे बच भी सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट शॉक जैसे किसी ऐसे एरिया में चले गए, जैसे कि स्विचिंग स्टेशंस में क्या होता है कि वायर के जहाँ केबल्स ऊपर से जा रहे होते हैं वहाँ नीचे में आर्किंग हो जाता है कभी कभी, या फिर आपकी बॉडी से करंट फ्लो हो जाता है इंडक्शन की वजह से, या फिर जो बादलों की बिजली होती है उसका जो करंट है वो आपकी बॉडी से जा सकता है। तो इससे बचने का जो उपाय है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होते हैं कि कारण क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का एक रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन्स से बनी हुई है, उसका एक रेजिस्टेंस है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई के संपर्क में आएंगे तो आप सर्किट का एक पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर टच होता है किसी लाइव वायर से, समझ रहे हो, जिसमें पोटेंशियल होता है, वो वायर से आप टच हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी से एक करंट जो है वो जमीन के अंदर जाने लगता है। तो वहां पे आपकी बॉडी का एक रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू लगभग 600 ओम से 1000 ओम तक होता है। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन में है, वेदर कंडीशन क्या है, आप मॉइस्चराइज कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना काम करेगा। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि 90 वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज से अधिक का कोई भी वोल्टेज आपकी बॉडी से जाता है तो आपके अंदर एक करंट का सेंसेशन आना शुरू हो जाता है।
यानी कि आप फील करने लग जाते हैं कि आपकी बॉडी से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब ये आपकी बॉडी अगर कोई भी वोल्टेज के संपर्क में आ जाती है तो आपकी बॉडी में कितना नुकसान होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए और कितना करंट आपकी बॉडी से गया। समझ रहे हो, ये दो फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपकी बॉडी में आप कितना नुकसान होगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि मोस्टली क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी होता है वो 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट सहन नहीं कर पाता है। अगर इससे ज़्यादा करंट गया तो इसके नुकसान के चांस भी बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आपको जो शॉक लग रहा है वो कितने टाइम के लिए लग रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना नुकसान होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज बताया है कि लगभग 70, 80, 90 वोल्टेज से जैसे जैसे ऊपर का पोटेंशियल आपकी बॉडी से फ्लो होगा, पोटेंशियल आपकी बॉडी पे चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अगर कंडक्शन सर्किट का काम करती है तो ऐसे केस में आपके जो नुकसान होगा वो इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना गया और कितने टाइम के लिए गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी शॉक लगता है तो आपकी बॉडी पर क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है तो ऐसे केस में होता है कि आपके शरीर पे छाले पड़ जाएं, या फिर आपके शरीर का कोई भी पार्ट जहाँ से आपकी बॉडी से करंट फ्लो हुआ है उस पार्ट के अंदर का मांस जल जाए। आपके जो ब्लड फ्लो होता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो मेल्ट हो जाता है या फिर मॉइस्चराइज हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे केस में भी आपकी बॉडी में डैमेज आते हैं, आपकी सांस रुक सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो आपका पंप नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपका हार्ट फेल हो जाता है या फिर चोक हो जाता है, जिसको बाद में किसी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के द्वारा हम रेस्पिरेशन के माध्यम से हम जो है वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, और अगर श्वास रुक गया है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल का जो शॉक होता है उससे हमें सावधानी बरतना ही हमारा सबसे बेहतर उपाय है। हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, और बिना जानकारी के किसी चीज़ को ना छुएं तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल शॉक में आएंगे तो इस तरीके के आपके कोई भी नुकसान हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे तक आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है तो अगर आपको उसको बचाना है तो किस तरीके से बचाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अगर जो भी व्यक्ति आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लग गया है उस वहाँ पे जो सप्लाई आ रही है उसका मेन स्विच कहाँ पे है, वो मेन स्विच आप तुरंत बंद कर दें, जितना जल्दी हो सके बंद कर दें, क्योंकि विदिन 1 to 3 सेकेंड के अंदर बॉडी पूरा डैमेज हो जाता है। तो जो भी मेन सप्लाई है उसको बंद कर दीजिए अगर आपके नज़दीक में है तो। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप वही कीजिए। अगर आपको स्विच नहीं मिल रहा है या फिर आपको नहीं पता है कि स्विच कहाँ पे है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि एक सूखी चटाई तुरंत लीजिए, जहाँ पे सूखा कोई भी कपड़ा, लकड़ी आपको जो मिले उससे जो वायर के टच में है उस वायर को आप लकड़ी से हटा दीजिए। ध्यान रखिए, खुद की सावधानी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद असावधानी तरीके से किसी को बचाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उसके साथ साथ आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। हाथ में जो भी टूल यूज करेंगे वो इंसुलेटेड मटेरियल का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखी लकड़ी होनी चाहिए, खुद चटाई पे या किसी ऐसे चीज़ पे होने चाहिए जहाँ इंसुलेटेड हो, अदरवाइज उसकी बॉडी का करंट आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगा और आप भी उसके सर्किट का हिस्सा बन जाएंगे, तो उसमें आपका भी नुकसान होने का संभावना रहती है। तो जिसको भी बचाएं उसमें आपको खुद को अपने आप को सावधानी से बचाना है। अगर आप विद्युत झटके लगे सूखी लकड़ी से भी पीड़ित को विद्युत संपर्क से पृथक किया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो आप उसको एक जोर का झटका दे सकते हैं, धक्का दे के गिरा सकते हैं। धक्का दे के गिराने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि वो गिरने के टाइम पे नुकसान नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप करंट से बचाएं और उसका गिरा के सिर फोड़ दें। समझ रहे हो? तो ये आपको सावधानी रखनी है कि पहले हो सके तो आप मेन स्विच बंद कर दीजिए, सप्लाई आप ढूंढिए। अगर नहीं मिलता है या फिर नहीं पता है कि कहाँ पे, तो आप ज़्यादा समय मत गुजारिए। कोई भी सूखी चटाई लेके या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो लेके जो इंसुलेटेड हो उसके ऊपर खड़े होके किसी सूखी लकड़ी से आप जो है उसको बचा लीजिए, या जो भी जिस भी चीज़ की वजह से शॉक लग रहा है उसको हटा दीजिए। या फिर वायर ऊपर गिर गया है तो लकड़ी के माध्यम से आप उस वायर को हटा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर तो आप कोई भी स्थिति में उस व्यक्ति को धक्का दे सकते हैं। धक्का देने के दौरान आप ध्यान रखें कि आपकी वजह से उसको कोई भी चोट या नुकसान नहीं हो।
उसके बाद में देखते हैं कि अगर उपचार क्या है। अगर लॉक शॉक लग गया, उसको साइड कर दिया आपने, बचा लिया, मेन स्विच बंद कर दिया, या फिर जो भी वायर से वो शॉक लगा था उसको आपने इंसुलेट कर दिया, हटा दिया, तो उसके बाद में क्या उपचार है। देखिए, सर्वप्रथम आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, अपने आप से वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर श्वास नहीं ले पा रहा है तो उसके बाद में आपको उसी हिसाब से एक्शन लेना है, और साथ में आपको ये देखना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर शॉक लगा है, उसके कहीं बॉडी पे छाले तो नहीं लग गए, कहीं बॉडी पे डैमेज तो नहीं हो गया, मांस तो नहीं जल गया, ब्लड तो नहीं निकल रहा। ऐसी स्थिति में आपको जो है देखना है। और कृत्रिम विधि से अगर आप कोई भी श्वास देते हैं तो उससे पहले आपको ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। छाती के ऊपर अथवा पेट के ऊपर जलन या की स्थिति, मुंह से मुंह सांस देने की विधि को अपना सकते हैं। अगर छाती की तरफ है और पीठ की तरफ है तो फिर आपको नेल्सन विधि काम में लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर पीठ के ऊपर चोट है तो आपको नेल्सन विधि से श्वसन क्रिया करनी है, यानी जो कृत्रिम श्वास देते हैं हम, वो विधि अपनानी है। और अगर पीठ के बल हैं तो फिर अगर मुंह बंद हो, ऐसी स्थिति में शेफर विधि या होल्गन नेल्सन विधि अपना सकते हैं। इन दोनों विधियों के अंदर हम आपको फर्स्ट एड की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको पूरा बताएंगे कि ये विधि क्या होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाने से आप फर्स्ट एड में क्या क्या कर सकते हैं, आपके फर्स्ट एड टूल में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड के दौरान आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद में आप देखिए, व्यवसायिक अगर आप कोई भी काम करिए, कहीं पे भी काम करिए, समझ रहे हो, किसी भी जगह पे काम करिए, किसी भी तरीके का काम करिए, आपको हैजर्ड्स तो हमेशा मिलेंगे। यानी कि कुछ कुछ ऐसी संभावनाएं रहेंगी जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके खतरे आपको बने रहेंगे, उसी को हम हैजर्ड्स बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का काम कीजिए, उसमें कुछ कुछ खतरे रहते हैं जिनका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हो जहाँ पर फिजिकल कुछ नुकसान होने का खतरा रहता है, जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री या फिर केमिकल से रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पे रासायनिक खतरे होते हैं, यानी कि केमिकल हैजर्ड्स होते हैं, केमिकल वजह से आपको नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे जैसे डॉक्टर्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं उसमें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपको साथ इस तरीके का नुकसान होने के खतरे रहते हैं। आप किसी तरीके के साइकोलॉजिकल नुकसान हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करते हैं तो इस बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, तो ऐसे केस में आपको साइकोलॉजिकल खतरे रहते हैं। आपका मैकेनिकल कुछ हैजर्ड्स रहता है, यानी कि किसी पार्ट का डैमेज होना, किसी इस तरीके का, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होने से शरीर के थकने का, शरीर के अंदर नुकसान होने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल का ही अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या हैजर्ड्स रहेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल में जो हैजर्ड्स होते हैं, जैसे अर्थिंग ना होना, लीकेज करंट की वजह से शॉक लगना, शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सीडेंट होना, या फिर ओपन सर्किट की वजह से, या फ्यूज नहीं होने की वजह से, ऐसे केस में जो है आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि ये जो खतरे हैं इनसे प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, मतलब हमको क्या सावधानियां रखें जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होने की संभावना ही कम हो जाए। तो देखिए, आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप सुरक्षा के जितने चिन्ह होते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ है किसको पोस्टराइज कर दीजिए। मतलब जहाँ पे खतरा है उसको खतरा का साइन लगा दीजिए, जहाँ पे वोल्टेज है वहाँ पे वोल्टेज का साइन लगा दीजिए, जहाँ पे कोई आदमी जा रहा है, कोई मशीन मूवमेंट होता है, वहाँ पे बैरिकेड कर दीजिए। इस तरीके के आप काम करके इंसिडेंट होने की संभावना को बचा सकते हैं। उसके बाद में विद्युत यंत्र जितने भी मशीन होते हैं उनके ऊपर खतरे के जो चिन्ह अवश्य लगाने चाहिए कि कहाँ पर क्या वोल्टेज लेवल है, वहाँ पे आपको छूना नहीं है। इस तरीके के आपको जो है पोस्टर्स यूज करने चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक मशीन के पास उन मशीन द्वारा घटित होने वाली संभावित घटनाओं से संबंधित दुर्घटनाओं का चार्ट अवश्य लगाएं। यानी कि आप जिस भी मशीन के ऊपर कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या एक्सीडेंट हो सकता है उसका लिस्ट आउट करके एक चार्ट बना के लगाइए, ताकि आप जो भी इसके ऊपर काम करेगा वो इससे अलर्ट रहेगा। उसके बाद में देखिए, किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पहले उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक करना चाहिए। यानी कि पहले आप टेस्टर से या फिर नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टर से आप चेक कर लीजिए कहीं वो आप बॉडी पोटेंशियल पे तो नहीं है, यानी उसके अंदर कोई अर्थ फॉल्ट तो नहीं है। जिस भी मशीन पे आप काम करेंगे तो उसके पहले आग बुझाने वाली रेत से भरी बाल्टियां, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, अगर देखिए आप कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे फायर होने का चांसेस बहुत रहता है। फायर की भी हम एक पूरी क्लास लेंगे, उसके अंदर आपको पूरा बताएंगे कि फायर क्या होता है, कौन सा इक्विपमेंट उसको बुझाने के लिए यूज करते हैं, इसकी संभावनाएं रहती हैं आग लगने की। तो वर्कशॉप के अंदर आग के लिए भी हम एक क्लास लेंगे। अगर फायर बुझाने के लिए
आपके पास जो रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके पास छोटे सिलेंडर्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि इनकेस कहीं छोटी मोटी फायर होती है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकें या ख़त्म कर सकें। प्रत्येक औजार से संबंधित टूल किट में ही रखा जाना चाहिए, यानी कि औजारों को आप सही तरीके से यूज कीजिए, सही जगह पर रखिए, तो उससे औजारों का डैमेज नहीं होगा, आपका कार्य भी आसान होगा। प्रत्येक कार्यशाला जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल का कोई काम करते हैं वहाँ पे आप MCB यूज कीजिए या ELCB यूज कीजिए, या अभी की जो नई टेक्नोलॉजी है RCCB यूज कीजिए। RCCB बहुत ही अच्छी चीज़ है, किसी भी मशीन को आप चलाते हैं वहाँ पे इसके द्वारा ही सर्किट को आप पूरा कीजिए, यानी सीरीज में MCB के सीरीज में आपको RCCB लगानी चाहिए। RCCB क्या होती है, इसका वीडियो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी देख सकते हैं, और मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। RCCB के ऊपर हमने पूरा रिसर्च करके पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिए तो आपका पूरा नॉलेज बढ़ेगा कि RCCB क्या होता है, कैसे काम करता है, किस जगह पे कौन सा RCCB यूज करना है। उसके बाद में देखिए, प्रत्येक जो कार्यशाला होती है यहाँ पे जहाँ पे भी वर्कशॉप होता है वहाँ पे फर्स्ट एड से रिलेटेड जो है साइन बोर्ड्स या फिर फर्स्ट एड से रिलेटेड चार्ट्स आप अवश्य लगाइए, ताकि उससे क्या होगा कि लोग अवेयर रहेंगे कि किस स्थिति में इनकेस मान लो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो फर्स्ट एड हमको क्या देना है। इन सभी को आप ध्यान में रखिए। जितना भी आपका कार्यशाला में जहाँ पे खतरा रहता है, वहाँ बिखरा पड़ा तेल, टूटे तारों के संयोजन या वहाँ पे दुर्घटना होने की जितनी संभावनाएं हैं उन सभी को आप कंट्रोल करके इस तरीके से होने वाली एक्सीडेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे कल, वो डालेंगे सेफ्टी रूल्स के ऊपर, यानी कि आपको कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट होने के खतरे ही नहीं हो, यानी कि सुरक्षा के लिए आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में आप जहाँ पे भी काम करेंगे वहाँ पे आपको कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और बेल आइकन दबाने के साथ साथ आप हमारा एक काम कीजिए कि आप यही वीडियो आप अपने से जो रिलेटेड ये वीडियो जिनसे रिलेट करता है उनको आप शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ेगा।